सबसे ज्यादा नाकाबिले यकीन ब्रांड में से एक है और जैसा कि हमने टाइटन के एपिसोड में देखा कि गुज़श्ता 20 सालों में इस कंपनी टाइटन की स्टॉक वैल्यू में 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 33,000 का इजाफा हुआ, जो कि सिर्फ 7.11 रुपए से 2,700 तक पहुंच चुकी थी। और ये महज 10,000 रुपए की सरमायाकारी जो कि टाइटन में 20 साल कबल की गई थी के बायस मुमकिन हुआ। और इस 10,000 की मौजूदा वर्थ तकरीबन अब कम से कम 35 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। और अब टाइटन की कैनोपी में बहुत सारे ब्रांड्स शामिल हो चुके हैं। सिर्फ ज्वेलरी डिवीजन ही इसके कुल कारोबार का 75% बनता है। और 2021 में तनिष्क की नेट सेल 20,600 करोड़ थी और आज ये मुल्क का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड बन चुका है। तो सवाल ये है कि टाइटन कैसे इतने बड़े ब्रांड तनिष्क में बदल गया और वो कौन सी कारोबारी हिकमत अमलियां थी जिसने इंडिया की ऑर्थोडॉक्स गोल्ड मार्केट में हलचल मचा दी। ये कहानी 1980 की दहाई की है, जब टाइटन को शुरू हुए 4 से 5 साल हो चुके थे। और जैसा कि हमने टाइटन एपिसोड में देखा कि मिस्टर डेसा और इनकी टीम ने टाटा वालों के लिए तमिलनाडु में एक नाकाबिले यकीन कंपनी बनाई और फिर भारत में टाइटन की पोजीशन को मुस्तहकम करने के बाद 1990 की दहाई में मिस्टर जेडजेक्स टाइटन को यूरोपीय मार्केट में ले जाना चाहते थे। ताहम यह मंसूबा तकमील को ना पहुंचा क्योंकि यूरोपीय मार्केट में इन दिनों घड़ियों की बहुत डिमांड थी और मिडल में जापानीज ब्रांड जैसे कि सीको और सबसे टॉप पर स्विस ब्रांड काबिले जिक्र थे, जबकि मगरबी एशिया और पैसिफिक एशिया की सेल्स अच्छी थी और दूसरी तरफ यूरो का बिजनेस नुकसान में था और इस डिवीजन को ना चाहते हुए बंद करना पड़ा। लेकिन यही वो पॉइंट था जब टाइटन ने ज्वेलरी को बेचने और इसका बिजनेस करने का सोचा और यूरोप में इसकी फरोख्त पर गौर किया। अब सवाल ये है कि एक घड़ी बेचने वाली कंपनी को ज्वेलरी क्यों सेल करनी पड़ी और वो भी यूरोप में। वो इसलिए कि इस वक्त मशरकी वस्ती में सद्दाम हुसैन ने अपना गैम्बल कायम किया हुआ था, जबकि ज्यादा से ज्यादा ऑयल के सप्लाईज को कैप्चर करने के लिए बाकायदा प्लान का हिस्सा था। ताहम वो सऊदी अरब पर मार्चिंग के लिए गया, लेकिन अमेरिका नहीं देख सकता था कि इराक को रास्तों को मुंसलिक करने की बिल्कुल भी इजाजत मिली। जिस तरह ये इत्तेहाद होने जा रहा था, सिर्फ 100 घंटों में इराकी अफवाज को कुवैत में तबाह कर दिया जाता और इससे सिर्फ घंटा पहले बगदाद ने हथियार डाल दिए और कुवैत के ऑयल कुओं को सद्दाम की आर्मी ने आग लगा दी। कुवैत जो मार्च 1991 से पहले दिन में 15 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता था। अमेरिका ने हाल ही में इराक पर हमला किया सद्दाम हुसैन ने कुवैत हमले की वजह से, जबकि इराक और कुवैत मजमूई 3 मिलियन बैरल तेल एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन इन हमलों के बढ़ने से 1990 की दहाई में आलमी दुनिया को तेल की किल्लत का शदीद झटका लगा, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। यहाँ तक कि जुलाई के आखिर में सिर्फ $21 फी बैरल से तेल $46 फी बैरल तक जा पहुंचा और इसने तमाम अक़वाम और पूरी दुनिया को मुतासिर किया। और चूंकि हिंदुस्तान तेल दरामद करता था और इसकी अदायगी डॉलर या फॉरेक्स में की जाती थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी फॉरेक्स वसाइल में 1991 तक $1 अरब की कमी वाक़या हुई। इस कदर पेचीदा सूरत हाल थी IMF से कर्जा लेने के बावजूद भी। ये इस कदर मुश्किल वक्त था कि अगर कोई भी कंपनी फॉरेक्स करेंसी चाहती थी तो इसे खुद से ही इसके लिए तगोदो करनी पड़ती थी। और हिंदुस्तानी हुकूमत ने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और डॉलर्स चाहते हैं तो करेंसी एक्सचेंज के लिए इंडिया आने की हरगिज़ जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इस वक्त तेल की बहुत सख्त जरूरत है। और अगर आप किसी भी किस्म की इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो कहीं और से डॉलर्स का बंदोबस्त करके इसे अपने मुल्क में लाएं ताकि हुकूमती वसाइल बढ़ें और इस तेल की कमी को जल्द अज जल्द पूरा किया जा सके। टाइटन के मामले में इसे अपनी घड़ी के कंपोनेंट्स की दरामदगी करने के लिए डॉलर की जरूरत थी ताकि वो जल्द अज जल्द इस डिवीजन को बंद करके ज्वेलरी का कारोबार कर सके और इसे यूरोप में फरोख्त करे और फॉरेक्स कमाए, फिर रकम को हिंदुस्तान में मजीद घड़ियां बनाने के अज्जा की दरामदगी करने के लिए इस्तेमाल करें और फिर इन्हें पूरी दुनिया में फरोख्त करें। और ये सब तब मुमकिन हुआ जब लिबरलाइजेशन 1991 में हिंदुस्तान में आया और इसके नतीजे में पाकिस्तान की IT कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस और वाइप्रो ने गैर मुल्की करेंसी की बहुत ज्यादा रकम को अपने मुल्क में लाने और इसकी दरामद में कामयाब हुई और तेल की कमी को पूरा किया गया और फिर टाइटन बाकायदा जोरों शोर से शुरू हो गया। तो इस तरह ख्वातीनो हजरात, एक और जुगाड़ू तरीका और मशहूर हिंदुस्तानी ब्रांड पैदा हुआ जिसे हम आज तनिष्क के नाम से जानते हैं। अब यही वजह है कि मिस्टर देसाई और इनकी टीम ने भारत में ज्वेलरी मार्केट का ताक़ब किया था और इसकी एक और वजह इनका विजिट है जो कि ताज होटल में जेवरात की नुमाइश के लिए किया गया, जिसमें इन्होंने 3 अहम मुशाहदात किए। नंबर 1, एक हिंदुस्तानी घराना जेवरात के लिए निहायत ही पुरजोश था क्योंकि ये इनके लिए इन्वेस्टमेंट थी ना कि एक्सपेंस, जबकि दूसरी तरफ एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली इसमें लाखों खर्च कर रही थी। नंबर 2, जेवरात के डिजाइन भारत में इंतहाई मतवास थे और सोने की प्योरिटी काफी मशकूक थी क्योंकि इस मिलावट से मुकामी ज्वेलर्स एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा लेते थे और इनके मार्जिन को वसा
तनख्वाह मिल जाती थी जिससे वो 1 टन मुनाफा कमा सकते थे। और आखिर में ऐसा होने के बावजूद जेवरात की बहुत ज्यादा मांग थी, जबकि इसकी कीमत लाखों में थी और सोने में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। यही वो वजह है जिसने टाइटन को ज्वेलरी मार्केट में दाखिल होने पर मजबूर किया। और इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि टाइटन के पास डाटा और एक्सपर्टीज के लिए नकद रकम थी जिससे वो आलमी मेयार की टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते थे। और हिंदुस्तानी ज्वेलरी मार्केट को कैप्चर करना इनके लिए बहुत ही आसान रहा होगा, लेकिन शुरू में तो टाइटन को बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आया जब इसे अपने यूनिट को फरोख्त करने पर गौर करना पड़ा। ये सब दो बड़ी वजूहात के बायस हुआ। सबसे पहले हिंदुस्तानी ज्वेलरी मार्केट बहुत ही गैर मुनज़्ज़म खिलाड़ियों के साथ परवान चढ़ी, जिसमें खानदानी ज्वेलर्स शामिल हैं। यानी अगर आप अपने वालिदैन से पूछें और इनके आबाओ-अजदाद एक ही ज्वेलर से ज्वेलरी की खरीदारी करते आए हैं। दूसरी बात, इस वक्त गैरेट 22 ही प्योर और खालिस सोने का मेयार था। यानी आपने एक ऐसी प्रोडक्ट की खरीदारी की जिसमें 91.6% सोना और 8.5% महज अलॉयज होता था। लेकिन टाइटन ने 18 कैरेट से ज्वेलरी की शुरुआत की, जिसकी वजह ये थी कि 18 कैरेट आसान और मजबूत गिरफ्त देगा। इन दिनों इंडियन फैमिलीज के लिए ज्वेलरी का डिजाइन और इसकी तज़ीन दूसरे मरहले पर थी, जबकि पहली टॉप चीज इसका वजन था, क्योंकि इंडियंस के लिए सोना इनकी जरूरत से हटकर इनकी इन्वेस्टमेंट थी। ये वो वक्त था जब मिस्टर ज़ेगज़स और इनकी टीम ने तनिष्क का बजाते खुद करीब से जायजा लेने का फैसला किया, जिससे फौरी तौर पर मुनासिब कीमतों का तयन किया गया और कीमत टैग्स को मुकम्मल तब्दील कर दिया गया था। सोने और जवाहरात की तफसीलात दिखाई गई जो हर उस प्रोडक्ट की कीमत की वजाहत करती और मजमूई तौर पर ग्राहकों की तवज्जो मरकूज करने के लिए डिजाइन को दिलकश और खूबसूरत बनाया गया और क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। और ये सब तब मुमकिन हुआ जब तनिष्क ने गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया, जिसे कैरेट मीटर भी कहा जाता है। और इस सरमायाकारी ने टाइटन्स को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया, क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हिंदुस्तानी फैमिलीज अपने फैमिली ज्वेलर्स के अलावा किसी दूसरे का तस्वर भी नहीं कर सकती थी जो इन्हें सरासर मिलावटी जेवर बना के दे रहा होता था, जिसका कस्टमर को कानो कान पता नहीं चलता था। और इस गेम को टाइटन बखूबी समझ गया और इसने अपनी बाकायदा एक मार्केट मुहिम बनाई, जिसमें कैरेट मीटर ने इसे बहुत हेल्प आउट किया। कैरेट मीटर एक अहम मशीन थी स्विट्जरलैंड से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करती थी, जिसे असल में गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये तकरीबन टाइटन के हर आउटलेट्स में इंस्टॉल किया गया, जिसके बाद एक बाकायदा मुहिम का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम फैमिलीज अपने जेवरात की चेकिंग के लिए ला रही थी, जो इन्होंने अपने खानदानी ज्वेलर से लिया। लेकिन तमाम तर लोग हैरान हुए इसकी हकीकत को जानकर कि इस कदर अंधे एतमाद का क्या सिला मिला। इसके बाद तनिष्क ने एक और कैंपेन का बाकायदा इनेकाद किया, जिसमें तमाम खवातीन अपनी ज्वेलरी लेकर आती और इनका वजन 22 कैरेट से कम और 19 कैरेट से ज्यादा होता तो तनिष्क इन्हें इनकी मर्जी का 22 कैरेट का प्योर गोल्ड देता, सिर्फ प्रोडक्शन चार्जेस के साथ। बाकी की रकम वो खुद अफोर्ड करता। ये टाइटन का कस्टमर कैप्चर करने का अपना एक तरीका था, क्योंकि इस हिकमत अमली के साथ इसने बहुत से कस्टमर बना लिए थे जो सालों के खानदानी ज्वेलर्स को छोड़कर इसकी तरफ आ रहे थे, क्योंकि इसने अपनी क्वालिटी और मेयार का लेवल बरकरार रखा और कस्टमर को यकीन दिलाया कि इनकी सालों की जमा पूंजी महफूज हाथों में है और जहां से मर्जी चाहे मेयार की तसल्ली कर लें। और इसका नतीजा ये था कि 2023 तक जेवरात के साथ डिवीजन की ऑपरेटिंग आमदनी में इजाफा हुआ, जो कि 267.66 करोड़ से 345 करोड़ तक टैक्स से पहले मुनाफा 5.37 करोड़ था। यही नहीं बल्कि तनिष्क मतवस्त तबका और हिंदुस्तान की तबकाती आबादी के लिए ज्यादा काबिल रसाई बन गया था। यही वो पॉइंट था जब ब्लॉकबस्टर ब्रांड तनिष्क के नाम से शुरू हुआ, क्योंकि इसने कस्टमर हजरात की सबसे बड़ी मुश्किल और मसला जो कि कीमत था को हल करने में मदद दी। इसके बाद तनिष्क ने देखा कि इनकी ब्रांडिंग से और कोशिशों की वजह से हिंदुस्तान के मतवस्त तबका का जो कि हिंदुस्तानी कसीर तादाद में है, इन्होंने तनिष्क को एक ब्रांड समझा और इसे ब्रांड की सिर्फ शामिल किया। और इन लोगों के लिए जो ज्वेलरी खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद नहीं सकते थे, इस मसले को भी बखूबी हल किया, क्योंकि वो 6 से 7 लाख एक साथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन याद रखी, बाज़ औक़ात मसाल को देख के हल करना भी जरूरी होता है, महज इसकी निशानदेही करने से, जैसा कि लोग गैर मेयारी सोना खरीदने पर मजबूर थे। और इसी वजह से तनिष्क ने अपने कैरेट मीटर को मुतारिफ करवाया, जो इसकी कामयाबी और लोगों की इंटरेक्शन की वजह बना। इससे वाज़ेह होता है कि अपने बिजनेस को वक्त के मुताबिक अपडेट किया जाए, वरना लोगों को इसकी मजीद जरूरत नहीं रहती। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की केस स्टडीज के लिए चैनल को